गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम यूटेट 2022 का मैथ्स का पेपर को सॉल्व करते हैं। आज के जो हम पेपर करने जा रहे हैं इसमें आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित 2026 यूटेट में भी देखने को मिलेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए और अपने आप को मूल्यांकन कीजिए कि आपके कितने इसमें सही होते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। पहले क्वेश्चन में कहा गया है आपको एक बहुभुज की भुजाओं की न्यूनतम संख्या होती है। सबसे पहले हमें एक बहुभुज को समझना है, यानी कि पॉलीगन क्या होता है? एक बंद आकृति होती है, एक ऐसी बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से ज़्यादा होती है, ठीक है। मान लीजिए आपको बोला गया न्यूनतम संख्या, जैसे मैंने 2 रेखाएं ली, 1 2 रेखाओं से कभी भी कोई बंद आकृति नहीं बन सकती। मुझे बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम मुझे 3 रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी। देखो 1 2 और तीसरी मैंने ये खींच दी, तो 3 रेखाओं की कम से कम मुझे ज़रूरत पड़ी बंद आकृति बनाने के लिए। तो इन 3 रेखाओं की आकृति से जो बहुभुज का निर्माण होता है उस बहुभुज को हम कहते हैं ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज, ठीक है, ट्राइंगल कहते हैं। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे ये पता चला बहुभुज की भुजाओं की न्यूनतम संख्या होती है, तो त्रिभुज में होती है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, ठीक है। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या होती है, सममित रेखाओं की, सिमेट्री लाइंस। तो हमें इसको समझना है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है, मैं आपको यहाँ एक वर्ग बनाता हूँ। अगर हम थोड़ा वर्ग के बारे में जानना चाहें तो वर्ग एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, वर्ग एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पहला, ऑल साइड इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी, सभी भुजाएं बराबर हैं। दूसरी है इसका प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तीसरा, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सभी आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत हैं। क्लियर है? चौथा, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है इसका साइड इंटू साइड। पांचवा प्रॉपर्टी इसकी पेरीमीटर की, पेरीमीटर होता है इसका परिमाप 4 इंटू साइड। तो हमें स्क्वायर के बारे में इतना ही जानना होता है, 4 इंटू साइड में यहाँ लिख देता हूँ, 4 इंटू साइड, ठीक है। अब हमसे पूछ रखा है इसमें सममित रेखाओं की संख्या क्या होती है। सममित रेखा ऐसी रेखा, जब हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप से सममित रेखा खींचते हैं तो वो किसी भी आकृति को ऐसे डिवाइड कर दे कि जितना इस तरफ बचे उतना इस तरफ बिल्कुल एक दूसरे का मतलब सिमेट्रिक बचे, सिमेट्रिक बने, एक दूसरे के ऊपर रखे तो पूरा कंप्लीट उसको फोल्ड कर दे। जैसे एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ ये, अब मैं अगर इसको ऐसे करूँ तो एक के ऊपर एक आ जाए, पूरा फोल्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक सिमेट्रिक लाइन होगी। दूसरा मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से भी कट करूँगा तो ऐसे फोल्ड हो सकता है ये। तीसरा मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूँ, ऐसे को फोल्ड हो जाएगा। चौथा मैं इसको ऐसे को कट करता हूँ तो ये ऐसे को फोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा क्या बताऊँ, क्या मैं इसको स्क्वायर को कहीं और तरीके से कट कर सकता हूँ जिससे ये पूरा फोल्ड हो जाए? नहीं कर सकता। तो कितनी सिमेट्रिक लाइन होगी? 1 2 3 और 4। तो कितनी होती है? 4, यानी कि 4, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो स्क्वायर में कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है? 4, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF को, ठीक है। यानी कि यदि 2 संख्याओं का HCF, ठीक है, 1 है, कितना है? 1 है, तो वे संख्याएं कहलाती है। यानी कि आपके पास कोई भी 2 नंबर हैं और अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF 1 आता है, ओनली 1, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं तो उनको कहते हैं जिनके बीच अंतर 2 का होता है। अभाज्य संख्या उनको कहते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11
13, 17, 19, 23, 29, 31, इस तरह की जो संख्या होती है ना अभाज्य संख्याएं कहते हैं, नहीं प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक 2। कई बच्चे सोच लेंगे 1 क्यों नहीं होता भाई, 1 अभाज्य क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 का ओनली 1 ही फैक्टर, एक ही फैक्टर, और अभाज्य होने के लिए हमें क्या चाहिए, ओनली 2 फैक्टर चाहिए। उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सेकेंड नंबर है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स उन अभाज्य संख्याओं को कहते हैं जिनके बीच अंतर 2 का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 41, 43, ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। देखो इनके बीच अंतर देखो 43 में 41 के 2 का आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। फिर इसके बाद आता है से अभाज्य संख्याएं। से अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनका HCF 1 होता है, और इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर ले लिया, मैंने ले लिया एक 3 ले लिया और एक 5 ले लिया। मैंने बोला 3 और 5 का HCF निकालो। 3 और 5 सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है दोनों के दोनों, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो को प्राइम नंबर किनको कहते हैं, जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, याद रखना उन नंबर को क्या बोलते हैं, हम से अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लास्ट ऑप्शन ये था, इनमें से कोई नहीं, तो हमें ऑप्शन सी मिल गया, ये राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो बताओ को प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया एक आयत है, आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल। ठीक है, आयत का मतलब रेक्टेंगल। ठीक है, आपके पास क्या है, एक आयत है का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी लंबाई 2 गुनी कर दें। लंबाई कितनी कर दें, 2 गुनी, और चौड़ाई आधी कर दें। चौड़ाई कितनी कर दें, आधी कर दें, तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। अपरिवर्तित रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, नो चेंज। 2 गुना हो जाएगा या 8 गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम आयत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल इस तरह से बनता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। पहला पॉइंट, विपरीत भुजाएं बराबर, विपरीत भुजाएं बराबर। दूसरा है ईच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। तीसरा होता है इसका एरिया, ये इसकी लंबाई होती है, ये भी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई हो जाएगी। एरिया होता है इसका L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। और पेरीमीटर होता है इसका, यानी कि परिमाप होता है इसका, पेरीमीटर परिमाप होता है इसका 2 ब्रैकेट L प्लस बी। यह हमें आयत के बारे में जानना है। और ऑल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोला एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई आधी कर दें। मैं क्या करता हूँ, मैं एक आयत ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक आयत ले लिया, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर समझना, मैंने एक आयत ले लिया, मैंने इसकी लंबाई L और चौड़ाई B ले ली। इसका एरिया मान लिया स्टार्टिंग में मैंने क्या था, L इंटू बी था। ठीक है भाई, यही होता है आयत के एरिया का सूत्र। अब क्या बोल रहा है, अगली कंडीशन में कह रहा है ये A2 में यदि उसकी लंबाई 2 गुनी कर दो। लंबाई L थी भाई, मैं इसकी 2 गुनी कर देता हूँ 2L इंटू चौड़ाई आधी कर जाए, चौड़ाई B थी, अब इसकी आधी कर देता हूँ B/2। तो क्षेत्रफल पे क्या होगा, तो क्षेत्रफल देखो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, L इंटू बी आ गया। और पहले भी क्या था, L इंटू बी ही था। तो क्या चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो क्या बोल सकते हो आप इसमें, अपरिवर्तित। क्या हो गया, अपरिवर्तित हो गया। इसको एक एग्जाम्पल तो समझ लो। मान लो इसकी लंबाई थी 10, और सॉरी मैं मान लेता हूँ इसकी लंबाई थी, इसकी लंबाई मान लेता हूँ मैं कितनी थी, 20, और चौड़ाई थी इसकी 10। तो पहले जो इसका एरिया होगा वो हो जाएगा 20 गुणा 10, यानी कि 20/200। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, इसकी लंबाई दुगनी कर दो। लंबाई दुगनी कर दो, 20 की दुगनी कितनी होगी, 40, और चौड़ाई आधी कर दो। 10 का आधा कितना होगा, 5, 5 चौक 20, फिर भी 200 आया, यहाँ भी 200 था। तो क्या कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या बोलेंगे इसको, अपरिवर्तन। ठीक है, अपरिवर्तित। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया। समझ आया आपको। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
अब बोला गया है 121 नंबर पे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को एक साथ रखा गया है। घन क्या होता है? क्यूब। क्यूब क्या होता है? देखो यहाँ बोल रखा है ना 2 क्यूब्स। क्यूब्स क्या होते हैं पहले हम इसको समझ लेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है, हमारे पास अगर मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर मेरे पास क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं एक स्क्वायर का बेस लेके एक 3 डायमेंशनल की शेप बनाता हूँ, यानी कि मेरे पास कोई स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, और वर्ग में अगर मैं ऊंचाई ऐड कर दूँ, हाइट ऐड कर दूँ, तो जो शेप बनती है उसको बोलता हूँ मैं क्या? क्यूब, यानी कि घन। ये बन गया मेरे पास घन। घन क्या है? एक 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, कैसी होती है? 3D होती है। और स्क्वायर क्या? एक 2D शेप है। ठीक है, अब 3D है तो इसका वॉल्यूम भी होगा, तो इसका वॉल्यूम होता है भाई, वॉल्यूम होता है A क्यूब। ठीक है, और इसका हो जाएगा LS हो जाएगा इसका लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक निकलेगा इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, 3 फॉर्मूले होते हैं इसका। LS कैसे निकलेगा? देखो सारी साइड आपस में बराबर है, तो देखो जैसे एक कमरा है, अगर LS निकालना हो तो मैंने बोला एक भाई बच्चों इसके LS पे कलर कर दो, तो बच्चे क्या करेंगे? इसकी दीवारों पे कलर करेंगे। सारी दीवारें आपस में स्क्वायर शेप की है, तो एक दीवार का एरिया A स्क्वायर, दूसरी दीवार का एरिया A स्क्वायर, तीसरी का A स्क्वायर, चौथी का भी A स्क्वायर, यानी कि चारों दीवारों का एरिया निकालूंगा मैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4A स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने बोला बच्चों इसके पूरे टोटल सरफेस एरिया पे कलर कर दो, तो बच्चों ने क्या करा? दीवारों पे भी करेंगे तो 4A स्क्वायर, तो देन ये हो गया, प्लस बच्चे छत पे भी करेंगे, और फर्श मतलब फर्श पे नहीं करते बस फर्श को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो 4A स्क्वायर ये हो गया। हम एरिया की बात कर रहे हैं ना, कहीं बच्चे और तो फर्श में हम कलर नहीं करते, बाई चांस को समझने के लिए मान लेता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो 4A स्क्वायर तो दीवारों का हो गया, A स्क्वायर छत का हो गया, और A स्क्वायर फर्श का हो गया, तो कितना हो गया? 6A स्क्वायर। ये इसके मेनली 3 फॉर्मूले होते हैं। क्यूब की ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अगर ये एक साइड A है तो सारी साइड इसकी होगी, ये भी A होगी, और ये हाइट भी इसकी A होगी। ठीक है, तो इतना हमें क्यूब के बारे में पता है। तो अब क्या बोला था? 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को एक साथ रखा गया है। दो घन है भाई, जैसे एक ये था और एक इसके साथ रखा। मैं इसकी एक आगे की शेप दिखा रहा हूँ आपको। एक घन इस तरीके से बना हुआ था। ठीक है, दूसरा घन मैंने क्या करा? 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को एक साथ रखा गया। 8 सेंटीमीटर इसकी साइड थी, और दूसरा मैंने क्या करा? इसी के साथ दूसरा घन भी ला के रख दिया। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर इसकी साइड थी। ठीक है, इस तरह से रखा। जैसे मान लो एक ये था, एक इसके साथ दूसरा अटैच मैंने कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो 2 डब्बे थे मेरे पास घन के शेप के, मैंने एक ये लाया, दूसरा ऐसे लाया, ऐसे रख दिया साथ में। तो देखो क्या ऊंचाई में कोई चेंजेस आया? नहीं आया। क्या चौड़ाई में कोई चेंजेस आया? नहीं आया। सिर्फ किस में? लंबाई में चेंजेस आया। लंबाई अगर पहले कितनी थी? 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन है, तो 8 सेंटीमीटर इसकी और 8 सेंटीमीटर इसकी, तो लंबाई क्या हो गई इसकी? 8 + 8 कितनी हो गई? 16 सेंटीमीटर हो गई। पहले 8 थी ना, दोनों को लंबाई के अकॉर्डिंग रख दिया। ऊंचाई में चेंज आया क्योंकि घन की सारी साइडें आपस में बराबर होती है। ऊंचाई में परिवर्तन आया? नहीं आया। H कितना रहेगा इसका? 8 ही रहेगा। चौड़ाई में परिवर्तन आया? चौड़ाई भी इसकी क्या रहेगी? जब अंदर की तरफ को देखेंगे, ये वाली साइड ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई भी क्या रहेगी इसकी? सेम रहेगी। वृत्त भी कितनी रहेगी? 8 ही रहेगी। ठीक है, यानी कि सिर्फ इसकी लंबाई चेंज होगी। ठीक है, तो बोले कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को एक साथ रखा गया है। इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। हमें क्या निकालना है? घनाभ का निकालना। अब मैं घनाभ को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। घनाभ क्या होता है? घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। मेरे पास अगर बेस कोई रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में मैं अगर हाइट को भी ऐड कर दूं, देखो रेक्टेंगल क्या एक 2 डायमेंशनल शेप है, अगर मैं उसमें हाइट को इंक्लूड कर दूं तो क्या बन जाएगी? 3D बन जाएगी। तो उस 3D को नाम देता हूं मैं क्या? क्यूबॉइड। इस तरीके से बन गया। क्या बन गया? ये क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ये घनाभ बन गया। अब इस घनाभ में ये इसकी लंबाई होगी L, ये इसकी चौड़ाई होगी B, और ये इसकी हाइट होगी H। ठीक है, इसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग, हाइट अलग। इसमें भी 3 फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल हो गया, और हाइट इंक्लूड कर दी तो हाइट लगा दो। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, किसी भी 3 डायमेंशन का एरिया हो जाता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका फिर LS से निकलता है। LS का थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा मैं TS से डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। TS से होता है, देखो कहाँ का एरिया निकलेगा। देखो
इसमें जो दीवारें होती है, एक दो आमने सामने की जो दीवारें होती है लंबाई होती है उसमें और ऊंचाई होती है। क्या होती है? लंबाई और ऊंचाई होती है। अगर मैं पूरा निकाल के बता देता हूँ, लंबाई और ऊंचाई होगी दो दीवारों में, लंबाई ऊंचाई प्लस दो दीवारें ऐसे होगी जिसमें चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, चौड़ाई होगी ऊंचाई होगी, चौड़ाई होगी ऊंचाई होगी। छत और फर्श ऐसे होंगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, एल और बी होगा। ये छत पे होगा एल बी और ये फर्श पे होगा एल बी, एल एच 2 एल एच, बी एच 2 बी एच, एल बी 2 एल बी। तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया। पहले मैं एल बी लिख देता हूँ एल बी, फिर मैं बी एच लिख देता हूँ बी एच, फिर मैं एच एल लिख देता हूँ एच एल। ये इसका क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया। 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इस तरह से हमें बनाया गया है इसका टोटल सरफेस एरिया। एल से भी ऐसे बन जाता है, दीवारों का बना दो। इसमें क्या कर दो, बस ये वाला और ये वाला हटा दो, तो ये वाला जितना ये है ये क्या है आपका एल एस है। तो हमें क्या बोल रखा है इसका? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो इसका, टी एस ए 2 ब्रैकेट एल बी, एल कितना है 16, बी कितना है 8 एल बी प्लस बी एच, बी कितना है 8, एच कितना है 8 बी एच प्लस एच एल, एच कितना है 8 और एल कितना है 16, 8 गुणा 16, दो ऐसा ही 8 की और 16 की गुणा कर दो, 8 6 48 का 8, हासिल लगी 4, 8 का 8 8 और 4 12, 108, 8 अटे 64 प्लस 8, ये सेम है 16 गुणा 8 है और 16 गुणा 8 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 128। चाहते आप तो कॉमन में निकाल सकते थे, अभी होगा 2 ऐसे ही। अब 128 256, 256 और 64, 256 और 64 को ऐड कर दो, 256 में 64 ऐड कर दो। अरे यार 6 4 10 की 0, हासिल 1, 5 6 11 1 12 का 2, हासिल लगी 1 2 और 1 3, 320। और 320 में 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 का 0, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 640। कितना आ गया? 640। ऑप्शन ए क्या हो गया इसका? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ गया? 640 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्यूब को समझा, हमने क्यूबॉइड को समझा, इसके फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने उसको समझा। हमने 2 घन लिए थे, दोनों घनों को हमने लंबाई के अकॉर्डिंग रखा, एक ऐसे रखा और दूसरा उसके साथ इस तरह से इसके आपस में रख दिया। फिर क्या होगा? इसकी लंबाई में ही इंक्रीमेंट हुआ है, ना चौड़ाई में ना हाइट में इंक्रीमेंट हुआ, इसलिए हमने सिर्फ लंबाई को ही बढ़ाया क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर थी। तो 8 और 8 16 हो गया। अगर ऐसे बोला जाता है एक घन के ऊपर दूसरा घन रखा गया है तो सिर्फ हाइट में इंक्रीमेंट होता, तो मैं हाइट को कर देता 8 + 8 16, लंबाई में कोई चेंजेस नहीं होता क्योंकि एक के ऊपर एक रखा गया था तब, तो लंबाई उतनी रहती, चौड़ाई उतनी रहती। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को समझा। ठीक है, आइए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 400% की वृद्धि की जाती है, कोई भिन्न है, भिन्न हमेशा ऐसे लिखी जाती है x/y की फॉर्म में लिखी जाती है। अगर किसी भिन्न के अंश में 400% की वृद्धि की जाती है और हर में 300% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न 20/17 है। तो मूल भिन्न क्या आती है? मैं मूल भिन्न मान लेता हूँ x/y थी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया 400% की वृद्धि कर दी। भाई 400% की जैसे वृद्धि करी तो कितना हो गया? 100 पहले से थी, 400% की वृद्धि करती तो ये हो गया 500। ठीक है, परसेंट हटाने के लिए मैं 100 से भाग कर देता हूँ चाहे तो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हर में 300% की वृद्धि, 300% वृद्धि करी, 300 100 पहले से था, कितने होगी 400/100 और इधर क्या चला, कितने हो जाते हैं 20/17 हो जाती है। तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 500 × x और नीचे हो गया आपका y × 400 और इधर चला 20/17। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ऊपर हो गया आपका 5x, यहाँ पे कर देता हूँ आगे, ऊपर हो गया आपका 5x और नीचे हो गया आपका 4y और इधर बच गया 20/17। ये अब देखो ये x/y ऐसा ही, ये 20/17 ऐसा ही है। ये 4 भाग करा उधर ऊपर जाएगा, ये 5 ऊपर है, ये इधर नीचे आएगा। तो 5 से 20 कट गया 4 बार, ये हो गया 4 चौक 16 और बटे में आ गया 17। तो मूल भिन्न क्या आती है? x/y थी और इसकी वैल्यू आ गई 16/17। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो गया 16/17। तो यहाँ तक समझ आया। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 123। आपको बोला गणित में आगमन विधि उपयुक्त है। देखो मैंने आपको निगमन विधि की एक ट्रिक बताई थी। निगमन विधि को DGS से रिप्रेजेंट कर सकते हो। D फॉर डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव यानी कि निगमन, निगमन। निगमन विधि होती है G फॉर जनरल, जनरल होता है सामान्य नियम, सामान्य नियम से सामान्य नियम पे विशिष्ट उदाहरण की ओर, ऐसा होता है स्पेसिफिक, विशिष्ट उदाहरण। देखो D फॉर डिडक्टिव रीजनिंग, G फॉर जनरल, जनरल मतलब सामान्य, और S फॉर स्पेसिफिक उदाहरण, तो विशिष्ट उदाहरण। जब हम सामान्य नियम हमारे पास होता है, हमने नियम में वैल्यू रखी, जैसे मेरे पास कोई भी फॉर्मूला है, मेरे पास एक फॉर्मूला है n+1/2 प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र है मेरे पास, और मेरे को दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। बताओ इसका सम कितना होगा? तो मैंने देखना 1 2 3, n की वैल्यू कितनी है 5। मैंने इसमें वैल्यू रखी, मैंने 5 + 1/2, 5 और 1 हो गया 5 और 1 6/2, 2 से कट गया 3 बार, 5 या 15, कितना आ गया उत्तर 15। देखो 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारे पास नियम पहले से ही स्टेब्लिश था। हमने क्या करा, कोई एग्जाम्पल दिया था, मैं उसकी वैल्यू उठाई, सीधी फॉर्मूले में रखी और आंसर निकाल दिया। तो इसको बोलते हैं हम डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि निगमन विधि। लेकिन हमारे पास और आगमन विधि क्या होती है, इसकी उल्टी होती है। यानी कि हम क्या करेंगे, हमें विशिष्ट प्रकार के उदाहरण दे रखे होंगे। जैसे मतलब मैंने करा 1 + 2, मेरा उत्तर आया 3। फिर मैंने करा 1 + 2 + 3, मेरा उत्तर आया 3 और 3 6। फिर मैंने क्या इसमें 1 + 2 + 3 + 4, तो यह आया 4 3 7 8 9 1 10। मैंने देखा पहले 3 फिर 6 फिर 10, यानी कि थोड़ा इंक्रीमेंट हो रहा था, तो मैं ऐसे धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया, इस फॉर्मूले पे पहुँच गया। ठीक है, या जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया निकालना, उसकी पहले साइड इंटू साइड करते हैं। ठीक है, हमने देखा कि बार बार, जैसे मान लो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की मान लो साइड 4 है तो ये भी 4 होगी। तो मैंने देखा लंबाई 4 है, चौड़ाई भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। फिर मैंने 5 ली और ये भी 5 लिया, जो कि 5 × 5 5 × 5 25। अब मैंने देखा बार बार L × B करने से अच्छा है, अगर मेरे को बार बार स्क्वायर ही आ रहा है, जो साइड है उसका स्क्वायर ही आ रहा है, तो मैंने बोला भाई स्क्वायर का एरिया जो हो जाएगा वो सीधा मैं क्या कर देता हूँ, साइड का स्क्वायर कर देता हूँ, और बस जो भी साइड होगी 4 4 का स्क्वायर 16, 5 थी भाई 5 का स्क्वायर 25, बस। तो मैंने क्या करा, मैं बार बार प्रैक्टिस करता गया, उदाहरण ले लेकर, और मैंने क्या कर दिया, एक नियम को स्टेब्लिश कर दिया, और वो जिंदगी में आगे काम आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम आगमन विधि। ठीक है, तो हमें निगमन और आगमन हमें समझ आ गई। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 123 को अब समझेंगे। गणित में आगमन विधि उपयुक्त है, किस चीज़ के लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापना के लिए। अभी मैंने बताया, हम उदाहरण लेते जाते हैं और उदाहरण को हम सोल्व करते करते एक नियम पे पहुंच जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें निगमन विधि का अप्लाई करना है। बस हमें क्वेश्चन दिया, उठाई वैल्यू, सूत्र में डाली और आंसर निकाल दिया। तो आगमन विधि मेनली किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापना के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर भी हम बाकी क्वेश्चन को समझते हैं। सूत्र द्वारा प्रश्न हल करने के लिए, देखो सूत्र द्वारा प्रश्न हल करने के लिए कौन विधि उपयुक्त होती है? निगमन विधि। कौन सी विधि होती है? निगमन। निगमन विधि में हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास सूत्र पहले से अवेलेबल होता है, हम सिर्फ उसमें प्रश्न से उठाई वैल्यू पुट अप करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी है। फिर इसके बाद समस्या का हल ढूंढने के लिए, नहीं, समस्या का हल ढूंढने के लिए हम इसका उपयोग नहीं करते। समस्या को भली भांति समझ लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आगमन विधि का उपयोग करते हैं सूत्र स्थापना के लिए, और निगमन विधि का यूज करते हैं सूत्र द्वारा प्रश्न को हल करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन 24। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो लगातार गणित की परीक्षा, यानी गणित की जो आप परीक्षा लेते हो उसमें, और जो उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, यानी कि परीक्षण जो भी आप लेते हो टेस्ट, उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे वो। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? ऑप्शन पढ़ते हैं। अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे। भाई
बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है एग्ज़ाम में, आप उसको टेस्ट पे टेस्ट लेते रहोगे, टेस्ट पे टेस्ट लेते रहोगे, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो और परेशान हो जाएगा, यार आज मैं अच्छा नहीं कर पाया, कल फिर टेस्ट हो गया, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उपसा जाएगा उस चीज़ से। ठीक है, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा ना करने के परिणाम को समझाएंगे, अच्छा ना करने के परिणाम को समझाएंगे, बिल्कुल ये हो सकता है थोड़ा कि भाई अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके परिणाम को थोड़ा हम उसको समझा सकते हैं। फिर क्या, कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे, बिल्कुल ये हो सकता है। हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमें बच्चे को पता चला भाई परीक्षा में अच्छा क्यों नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ, हम उसके कारणों को समझेंगे कि भाई उसको मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो समझ नहीं आ रहा है, या घर पे वो रिवीजन नहीं कर रहा है, या पढ़ाई को अपने टाइम नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब हम उसके क्या कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, और जब हम एक बार कारण को जान जाएंगे, अच्छा बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है उसको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ ना आ रहा हो, तो मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा चेंजेस करूँगा अपने में और उसको अच्छे से पढ़ाऊँगा। या वो घर पे नहीं पढ़ रहा है तो मैं उससे बात करूँगा कि भाई थोड़ा टाइम दो मैं इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यानी कि पहले मैं उसके कारण को समझूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या दूंगा, उपचारात्मक शिक्षण प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, पहले कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कि भाई पहले हम उसका कारण तो जाने क्यों क्यों प्रॉब्लम आ रही। अब मान लो हमने कारण का पता ही नहीं करा और लगे मैं उसको उपचार देने के लिए। ठीक है, बस वही चीज़ है, किसी को बुखार है और आपने चेक किया ही नहीं कि बुखार है और लगे आप उसको सर दर्द की गोली देने के लिए। पहले आपको ये पता हो कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, तभी तो उसको उपचारात्मक शिक्षण दे पाओगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी है, उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बैठा देंगे। उससे तो क्या होगा, बच्चे में वो आ जाएगी, जेलसी आ जाएगी, अरे यार ये ज़्यादा समझ रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है, बच्चे में थोड़ा सा हीन भावना आ सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल, पहले हम कारण को जानेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको उपचारात्मक कदम उठाएंगे हम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? किसी गणितज्ञ, कोई भी मैथमेटिशियन है, उसके कार्य की प्रशंसा करना किससे संबंधित है? यानी कि जब भी हम किसी की प्रशंसा करते हैं, मतलब बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, या बड़ा चढ़ाकर भी क्या मतलब, नॉर्मली जितना उसने कराया है उस हिसाब से हम उसकी बातें करते हैं। जैसे हमारे मैथमेटिशियन हुए आदरणीय श्री रामानुजन जी, तो उनकी हम प्रशंसा करेंगे तो वो सीधा किस में आएगा, हमारा सौंदर्यात्मक में आएगा। किस में आएगा? सौंदर्यात्मक में। ठीक है, अगर हम उसके ज्ञान की वो प्रशंसा करें तो वो किस में आएगा? बौद्धिक मूल्य में। अगर हम उसके प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो किस में आएगा? प्रयोगात्मक में। ठीक है, लेकिन अगर हम उसके कार्यों की प्रशंसा करें तो किस में आएगा? सौंदर्यात्मक मूल्य में आएगा। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स के पेपर यूटेट 2022 में मैथ्स के इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आज हमने मैथ्स के सारे क्वेश्चन करे। इनमें से आपको 2026 यूटेट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी पैटर्न पर आधारित आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस PYQ को अच्छे से समझें, देखें, इसी के बेसिस पे आपका अगला पेपर तैयार होता है। अगर आप संपूर्ण तैयारी यूटेट की करना चाहेंगे तो हमारे सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमारे साथ जुड़ें। वहाँ हम यूटेट 2026 की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं, जिससे आपका यूटेट 2026 इजीली क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करें, सारथी कोचिंग सेंटर ऐप। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।